Hello student, welcome to all of you in भविष्य अकेडमी यूट्यूब वीडियो। आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो यूपीपीसीएस के मेन गेस, क्या गेस हो सकता है। जैसा कि 24 सितंबर को एग्जाम का डेट आ गया है, प्रीलिम्स का टेंशन है। चलिए, और तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कुछ गेस आप लोगों को दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों के लिए इस एग्जाम में कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, उम्मीद करता हूं। इस सेशन को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, तो आज पहला पार्ट है। हम लोग पहले पार्ट को आज करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो 3 के बाद चौथा पार्ट भी मैं कर लूंगा, लेकिन अच्छे से आप लोगों को सारे गेस दे दूंगा ताकि आपके लिए एग्जाम सरल हो जाए। तो जो भी मैं बता रहा हूं, बेहतर हो इसको कॉपी पेन नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर यूपीपीसीएस में फैक्ट को बहुत ज्यादा अहमियत दिया जाता है। चलिए, पहले मैं बात करता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट इस बार हो सकता है आपके लिए। तो पहला टॉपिक अगर मैं लेता हूं, पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार एक क्वेश्चन आप लोगों को आधार वर्ष से पूछा जाएगा, बेस ईयर। क्योंकि सबसे बड़ा बात है जीडीपी। आप देखिए, सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को बदल दिया गया। 2004-05 था और 2014-15 में इसका आधार वर्ष बदल करके 2011-12 कर लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 है। वहीं इस बार मई में ही थोक मूल्य सूचकांक WPI का भी आधार वर्ष बदल गया है 2011-12। और थर्ड, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका भी आधार वर्ष बदल करके 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया। जीडीपी 2011-12, WPI 2011-12 आधार वर्ष और IIP 2011-12 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12। एक तो ये याद रखिएगा, ध्यान में रखना। अब दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यह आपसे रिलेटेड है राष्ट्रीयकृत बैंक। ये जनरली यूपीपीसीएस बहुत पूछता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं या राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो क्यों ना इस राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन को हम लोग थोड़ा सा याद कर ले, समझ ले। पहला बात है कि राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ भारत में? 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 को 1969 में राष्ट्रीयकरण का प्रोसेस शुरू हुआ, जहां 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर 1 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ की पूंजी के आधार पर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी पहले 1969 में 14 और अब 6, टोटल कितने हुए? 20। ठीक है। फिर 1993 में न्यू इंडिया बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक से कर दिया गया। न्यू इंडिया बैंक का विलय, मर्जिंग पंजाब नेशनल बैंक से। तो 20 था, अब कितना हो गया? 1 कम होकर के 19। ठीक है। फिर आईडीबीआई, जिसकी स्थापना 1965 में ही कर दी गई थी, लेकिन इसको आईडीबीआई बैंक बनाकर इसका राष्ट्रीयकरण 2004-05 में हुआ। 2004 में मान लीजिए इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो अब देखिए, 19 था, एक आईडीबीआई के बाद कितना हुआ? 20। ठीक है। फिर 2013 में 19 नवंबर 2013, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, उस दिन महिला विकास बैंक जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को नई दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है, और उषा अनंत सुब्रमण्यम जिसकी चेयरमैन थी, इसकी स्थापना हुई, साथ इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। तो टोटल कितना हुआ? 21। ठीक है। यानी हमारे देश में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है। लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में अब केवल 20 रह गए। क्यों? कारण जो विलय प्रक्रिया हुई है, जो एसबीआई और उसके 5 सहयोगी बैंक का विलय हुआ है, तो याद रखिएगा, एसबीआई और उसके 5 सहयोगी बैंक का तो विलय हुआ है, साथ ही महिला विकास बैंक का भी विलय एसबीआई में किया जा रहा है।
तो अब कुल मिलाकर राष्ट्रीयकृत बैंक 20 होंगे। क्लियर? नेशनलाइज्ड बैंक 20। स्टार्ट 14 जुलाई 1969, 14 1 अप्रैल 1980 6, टोटल 20। 1993 में कितना? एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक से विलय यानी 19। 2004-5 में आईडीबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो कितने हुए? 20। और 21 महिला विकास बैंक का 2013, 19 नवंबर 2013 स्थापना और राष्ट्रीयकरण 21। लेकिन अब महिला विकास बैंक को हटा दिए तो अब वर्तमान में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सार्वजनिक बैंक भारत में कितने हैं? तो अभी तक सार्वजनिक बैंक भारत में 27 थे। 27 का मतलब समझिएगा, अभी मैंने बताया था 21 क्या थे? राष्ट्रीयकृत बैंक था, और 6 एसबीआई और उसके 5 सहयोगी। अब एसबीआई और उसके 5 सहयोगी को जरा समझिएगा। एसबीआई की स्थापना एक तरह से देखा जाए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बना वो 1 जुलाई 1955 में बना। तो उस हिसाब से एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 मानी जाती है, जबकि राष्ट्रीयकरण का प्रोसेस 1969 में शुरू हुआ। तो एसबीआई की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी और उसका राष्ट्रीयकरण भी 1955 में ही हो गया था। इसीलिए इसको राष्ट्रीयकरण के दर्जे में शामिल न करके गैर राष्ट्रीयकृत बैंक मानते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में इसको शामिल किया जाता है। यानी अब थोड़ा एसबीआई पर हम फोकस करते हैं। एक बार एसबीआई को देखते हैं क्योंकि एसबीआई इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम के लिए। पहले 3 प्रेसिडेंसी थे, बैंक ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, बैंक ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बैंक ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी को आपस में मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण या इसको राष्ट्रीयकरण एसबीआई में इसका नाम जो परिवर्तित किया गया एसबीआई में वो 1 जुलाई 1955 में कर दिया गया। तो इंपीरियल बैंक एसबीआई पहले इंपीरियल बैंक था और 1 जुलाई 1955 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। अब ध्यान रखिएगा इसके जो सहयोगी बैंक थे ये पहले 8 थे, जो वर्तमान में आप 5 देख रहे थे जब इसका विलय हुआ है 2017 में, ये पहले 8 थे। 8 कैसे थे? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर अलग था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर राजस्थान जयपुर अलग था। इन दोनों का बाद में विलय किया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एक बैंक था जिसका विलय एसबीआई में कर दिया गया 2008 में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी एक एसबीआई का सहयोगी बैंक था जिसका विलय 2010 में एसबीआई से कर दिया गया। तो एक तरह से देखा जाए ये 3 बैंक। अब 5 कौन से बैंक हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो बीकानेर और जयपुर को मिलाकर बना एक। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और एक स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। इन 5 का विलय 2017 में एसबीआई से कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 में जब इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था, तो याद रखिए यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है किस कमेटी के सिफारिश पर। तो कमेटी का नाम याद रखिएगा, ए डी गोरावाला, गोरा है ना, ए डी गोरावाला कमेटी के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को एसबीआई बनाया गया और उसके 5 सहयोगी बैंक और 5 जो 8 थे अब वो 5 रहेगा। 5 सहयोगी को बैंक को भी मिला करके एसबीआई। और एसबीआई का जो विलय प्रक्रिया है इसके लिए 2 चीजें याद रखिएगा। एक मिशन इंद्रधनुष जो 7 सूत्री सुधार है बैंकों का, एक वहां इसकी चर्चा की गई थी कि बैंक का विलय किया जाए। नंबर 2 क्योंकि बैंक को और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाए। नंबर 2 एक था पीजे नायक कमेटी, याद रखिएगा पीजे नायक कमेटी 2014 में गठित हुई थी उसकी सिफारिश पर। और तीसरा याद रखिएगा ज्ञान संगम सम्मेलन द्वितीय, पहला तो पुणे में हुआ था जिसके कारण मिशन इंद्रधनुष आया, फिर और बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की स्थापना हुई, लेकिन बाद में द्वितीय
ज्ञान संगम सम्मेलन जो गुरुग्राम में 2016 में हुआ था, जहां यह फैसला लिया गया था कि बैंकों का आपस में विलय किया जाए। और अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में अब 3 या 4 बैंक होंगे और उस बैंक में सारे बैंकों का, सार्वजनिक बैंकों का उसमें विलय कर दिया जाएगा। क्या ये आगे की प्रक्रिया, इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग समझते हैं कि आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। यानी एसबीआई और उसके 5 सहयोगी जो एसबीआई में मिल गए, तो अब एक एसबीआई बचा, ठीक है। और वहां पर राष्ट्रीयकृत कितने बैंक थे, हमने याद करिए 20 थे, क्योंकि महिला विकास बैंक हटा दिया गया, तो अब 20 वहां और एक एसबीआई। अगर पूछा जाए वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत में कितने हैं, तो वो 21 होंगे, ठीक है। अच्छा, हमने एसबीआई को समझा, राष्ट्रीयकृत बैंक को भी समझ लिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी देख लिया, कितनी है, आधार वर्ष को समझ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा मैक्सिमम जाता है, वो है टॉपिक आरबीआई। थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। आरबीआई की स्थापना से संबंधित 2 कमेटी ध्यान में रखिएगा। एक कमेटी का नाम पहले जो सबसे पहले आ गया था, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई थी, तो या तो आप एक ही कमेटी का नाम रखिए, ज्यादा ध्यान में होगा। 1926 में जो हिल्टन यंग आयोग, इसी को ध्यान में रखिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हिल्टन यंग आयोग कमेटी की सिफारिश, आरबीआई की जो स्थापना थी वो हिल्टन यंग आयोग, और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर एक केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ था, ठीक है। एक्चुअल में 2 कमेटी थी, एक चेम्बरलिन कमेटी पहले आ गया था 1914 में, लेकिन चेम्बरलिन कमेटी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। एक केंद्रीय बैंक की भूमिका भारत में होनी चाहिए, लेकिन उसका ब्रिटिशर्स ने सुना नहीं था। लेकिन जब 1926 में हिल्टन यंग आयोग था, उसकी सिफारिश पर देश में केंद्रीय बैंक जांच समिति, और केंद्रीय बैंक जांच समिति के सिफारिश पर ही 1934 में आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ, जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। यानी पहले चेम्बरलिन कमेटी, फिर हिल्टन यंग आयोग कमेटी, उसके सिफारिश पर एक केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन, और केंद्रीय बैंक जांच समिति के सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन। आरबीआई से संबंधित जो यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। पहला याद रखिएगा कि आरबीआई का लेखांकन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आरबीआई का लेखांकन वर्ष क्या है, 1 जुलाई से 30 जून होता है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल हमारे देश में 3 साल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आरबीआई का मुख्यालय आप समझते ही हैं, मुंबई, लेकिन आरबीआई के जो अभी वर्तमान गवर्नर हैं, कौन, उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल हमारे देश के 24वें गवर्नर हैं, और हमारे देश में पहला आरबीआई गवर्नर जो बने थे वो कौन थे, वो A.O. स्मिथ थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर A.O. स्मिथ नहीं माने जाते हैं। यानी पहला जो गवर्नर हमारे देश में आरबीआई के थे वो कौन थे, A.O. स्मिथ, और जबकि वर्तमान में जो गवर्नर है उर्जित पटेल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आप ध्यान रखिएगा सीडी देशमुख, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा कि सीडी देशमुख हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, और उर्जित पटेल जो है ये देश के 24वें गवर्नर हैं। अब आरबीआई से संबंधित आरबीआई के कार्य, जिसके बारे में मैं सेकेंड पार्ट में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि आरबीआई के कार्य में से कौन कौन सा कार्य इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, क्योंकि विमुद्रीकरण हुआ है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में टकसाल, जहां सिक्के बनाए जाते हैं, वो कहां कहां पर है। 4 जगह है, याद रखिए। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, और चौथा है नोएडा। फिर से, पहला हैदराबाद, दूसरा नोएडा, तीसरा मुंबई और चौथा कोलकाता। लेकिन हमारे देश में जो रुपए, जो अभी नए 500 और 2000 रुपए के नोट बने हैं, अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछेगा कि 200 2000 के नोट का नया रंग क्या, माने गुलाबी कलर का है कि कौन से कलर का है, नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये अगर पूछा जा सकता है कि ये नोट की प्रिंटिंग होती कहां है, तो 2 ध्यान रखिएगा। एक है करेंसी नोट प्रेस,
CNP याद रखिएगा, करेंसी नोट प्रेस नासिक, और एक है बैंक नोट प्रेस देवास। और करेंसी नोट प्रेस और बैंक नोट प्रेस यही 500 और 2000 के नोट, और अभी वर्तमान में यहां 200 के नए नोट छापे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा दो नाम, करेंसी नोट प्रेस और बैंक नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस कहां? नासिक, और बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। इसके अलावा दो और हैं, एक है इंडिया प्रिंटिंग प्रेस जो कि नासिक में ही है, और एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये हैदराबाद में है। लेकिन ज्यादातर आप दो याद रखिएगा क्योंकि यहीं पर 500 और 2000 के नए नोट छापे गए हैं, एक CNP करेंसी नोट प्रेस नासिक और BNP देवास मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग में थोड़ा आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिवर्सल बैंक, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल बैंक वे बैंक होते हैं जो बैंकिंग यानी जमा लेना और उधार देने के अलावा बैंकों के सारे कार्य करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, बीमा हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, फिर डीमैट अकाउंट हुआ, ये सारे कार्य जो करते हैं उसे कहते हैं यूनिवर्सल बैंक। लेकिन अगर पूछा जाए क्या पेमेंट बैंक यूनिवर्सल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक पेमेंट बैंक है, तो ये जो भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपके यूनिवर्सल बैंकों में शामिल नहीं है। कारण क्योंकि यूनिवर्सल बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी 500 करोड़ पहला तो, लेकिन पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ की जरूरत होती है, 100 करोड़ चुकता पूंजी में। और ध्यान रखिएगा कि पेमेंट बैंक में आप केवल जमा स्वीकार करते हैं, उधार नहीं देते हैं, यानी केवल डेबिट कार्ड बनता है, इसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये ज्यादातर उधार देने का ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके 75% जो शाखाएं होंगी वो ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो उधार देने का ज्यादा से ज्यादा काम करेगा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ही करेगा। तो याद रखिएगा भारत का पहला पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक वो पहला तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन है, तो वो कौन सा है? वो है आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको कहा गया। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी स्थापना जालंधर में हुई थी, एक लोकल एरिया बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया था RBI ने। अब पेमेंट बैंक के लिए जो सिफारिश करता है, सिफारिश किसने किया पेमेंट बैंक के लिए? वो ध्यान रखिएगा, इसमें नाम जो जुड़ा हुआ है नचिकेत मोर समिति। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सिफारिश में किसका नाम जुड़ा हुआ है? नचिकेत मोर कमेटी। यानी दोनों बैंकों के लाइसेंसिंग, दोनों बैंकों के बारे में, दोनों बैंकों की स्थापना के बारे में अगर सुझाव या अगर किसी कमेटी का सिफारिश है तो नचिकेत मोर कमेटी। लेकिन ध्यान रखिएगा लाइसेंस देते वक्त स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिस कमेटी का नाम ज्यादा लिया जाता है वह है उषा थोराट कमेटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, जैसे हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पढ़ा, फिर निजी क्षेत्र के बैंक भी आप ध्यान रखिएगा कि 22 निजी क्षेत्र के बैंक हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक में भी दो नए बैंकों को RBI ने 2015 में यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया। और ये दो बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 है बंधन बैंक और नंबर 2 है IDFC बैंक। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन IDFC। लेकिन बंधन बैंक के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि बंधन बैंक की स्थापना 2001, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि बंधन बैंक पहले एक NBFC था जिसको 2015 में क्या किया गया? यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया गया। और बंधन बैंक के जो संस्थापक माने जाते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, श्री चंद्रशेखर घोष है। ठीक है, और जबकि इसके जो चेयरमैन है वो इसके चेयरमैन उतना इंपॉर्टेंट, चेयर को छोड़ दीजिए, आप बस का नाम रखिएगा, चंद्रशेखर घोष का नाम आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बंधन बैंक का मुख्यालय आप याद रखिएगा, किसका मुख्यालय? कोलकाता में। ठीक है, तो ये है बंधन बैंक। और बंधन बैंक पहले केवल उधार, जो छोटे छोटे सूक्ष्म लघु उधार देने का काम करता था, लेकिन अब ये उधार भी दे सकता है और साथ ही जमा भी स्वीकार कर सकता है। ठीक है, और IDFC बैंक जो था ये भी पहले NBFC था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये ज्यादा इतने, बस इतना दो नाम याद रखिएगा, बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक, जिसको 2015 में यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया गया। इसके बाद में 2-3 बैंक और थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वित्तीय संस्थान, इसके बारे में यूपीपीसीएस खासकर बार बार पूछता रहता है। एक तो आप ध्यान रखिएगा नाबार्ड, नाबार्ड को थोड़ा देख लीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड में 1% किसका है? आरबीआई का, और 99% जो शेयर है वो किसका है? सरकार का। ये याद रखिएगा। अब नाबार्ड जो है ये क्या करती है? डायरेक्ट लोन देने का काम नहीं करती, सीधे लोन नहीं देती, बल्कि यह एक एपेक्स बॉडी है, उच्च संस्थान है, जो कृषि ऋण या जो प्राथमिक क्षेत्र में उधारी में ऋण उपलब्ध कराने में, उन जो संस्थान है जो ऋण उपलब्ध कराते हैं उनको पुनर्वित्त का काम करती है। नाबार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी हाल में ही सरकार ने दीर्घकालिक सिंचाई फंड, जो नाबार्ड का दीर्घकालिक सिंचाई फंड, जिसको सरकार ने बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दिया, 20,000 करोड़ से। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घकालिक सिंचाई फंड नाबार्ड के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात है, नाबार्ड द्वारा एक फंड की स्थापना भी की गई है जिसका नाम है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसको आप दिमाग में रखिएगा। आरबीआई की एक खास सब्सिडियरी का नाम आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की एक 100% सब्सिडियरी है जिसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी एक वित्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 100% शेयरधारिता आरबीआई का है। और ये इसने 2007 में एक सूचकांक निकाला जिसके बारे में अभी चर्चा में भी खूब वो सूचकांक रहा है, जिसको कहा गया है रेसिडेक्स इंडेक्स, यानी रेसिडेंशियल इंडेक्स। और रेसिडेंशियल इंडेक्स का ध्यान रखिएगा आधार वर्ष 2007 है, ठीक है। इतना आज के क्लास के लिए आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद भी आए, और बहुत जल्दी मैं अपना आप लोगों को पार्ट 2 दूंगा जहां हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट जो एग्जाम में आने वाला यूपीपीसीएस में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं जो टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट।